हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका, सिर्फ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा, और किसी और का हो ही नहीं। मैं तो अपने घर वालों का नहीं हूं। आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी कहानी बताई थी कि मुझे भी ये बीमारी है। हालांकि फोकस ज़्यादातर मेरा जो था उस वीडियो में वो अपने ऊपर रहा, अपनी स्टोरी के ऊपर। तो मुझे लगा कि यार मुझे पेशेंट को डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है, वर्ल्ड में इतने लोगों को है कि लोगों को लेकिन पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है, और वो बेचारे बस क्या बोलूँ, बर्बाद हो जाते हैं। मैं भी बर्बादी की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन कैसे मैं ठीक हुआ वो भी मैंने बताया लास्ट टाइम। आज मैं बात करूंगा पहले कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है, इसका मतलब क्या है, कब बोलेंगे कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का मतलब, जैसे नाम से ये फटीग का मतलब होता है थकान। थोड़ा सा काम करते ही आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और कई हफ्तों तक, कई दिनों तक वो जाती नहीं है। और वो छोटा सा काम जो लोग आराम से कर लेते हैं, आपके बस का नहीं होता। आप टेस्ट कराते हो, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो ऐसी थकान, इतनी सीवियर थकान कि आपके रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल को वो प्रभावित करे, आपके काम को प्रभावित करे, और सारे टेस्ट नॉर्मल हो, कोई अंडरलाइन कोई भी मेडिकल डिजीज़ ना हो, और 6 महीने से ज़्यादा अगर ये थकान आपको बीमारी है, तो इसको बोलेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसके कारण क्या है, कारण अभी पता ही नहीं है। सच बात तो ये है, पहले तो बोलते थे लोग कि यार ये कोई बीमारी नहीं है, तो साइकोसोमेटिक है, दिमाग से है, फलाना ढिमका। तो अब मानते हैं इसको कि हाँ ये एक मेडिकल डिजीज़ है। तो कारण बताया गया, कुछ लोग कहते हैं जी ये वायरल है, जी आपकी बॉडी में कोई वायरस चला गया होगा कभी, क्योंकि इसका नाम इन्होंने ये भी दिया है क्योंकि बॉडी पेन और बॉडी थकान से, तो माइल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस इस नाम से भी बुलाते हैं। तो बोलते हैं जी वायरस कोई बॉडी में चला गया होगा, उसकी वजह से आपकी मसल वसल सब खराब हो गई हैं, नसें वीक हो गई हैं। दूसरा बोलते हैं कि जी ये आपके दिमाग से, स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडीज़ में होती है 40-50 साल के बाद। हालांकि मेरे में भी है, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं हो सकती, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जी, उसकी वजह से हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक होता है जी, ये खानदानी होती है, बिल्कुल ऐसा देखा गया है। और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कई सारे उसमें, कि आसपास का माहौल कैसा है, और स्ट्रेस तो है ही मेन रीज़न। तो कुल मिला के ये कुछ कारण बताए गए हैं, पक्का अभी भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई टेस्ट में आती नहीं है बीमारी, नंबर 1, और इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो है ना मुसीबत। तो कैसे डायग्नोस करोगे जब कोई टेस्ट ही नहीं है? तो उसके लिए मैं हूं ना, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं, मैं मरीज भी हूं इस बीमारी में। तो मेरे से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में कोई भी अच्छे ढंग से नहीं बता सकता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाएगा। क्यों? अगर डॉक्टर खुद इस बीमारी का शिकार है तो उसको पता है कि एज ए पेशेंट और एज ए डॉक्टर क्या करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा मस्ती नहीं लूँगा मैं आपको। ये देखा गया कि सिर्फ 5% पेशेंट पूरी रिकवरी कर पाते हैं, कंप्लीट रिकवरी। हालांकि मैं भी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया हूँ। हालांकि ये कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका हूँ, और कैसे किया, क्या किया, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, और आपको भी बताऊँगा। और 25% पेशेंट ऐसे होते हैं इस बीमारी में जो घर के अंदर ही रहते हैं, बेचारे बाहर निकल ही नहीं पाते, या बेड रिडन हो जाते हैं, है ना। अब देखो और सिम्टम्स क्या होते हैं थकान के अलावा। थकान तो मैंने बता दिया कि आपने थोड़ा सा काम किया और आपको थकान हो गई, और ये थकान 12 से 24 घंटे बाद स्टार्ट होती है, और कई दिनों तक और कई हफ्तों तक रहती है ना। आपने रेस्ट भी कर लिया तब भी आप ठीक नहीं हो रहे, और कई बार इतनी ज़्यादा थकान रहती है कि आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं काम से, घर पर रहते हो, फिर आप सोशली प्रोफेशनली पीछे रह जाते हो दूसरे लोगों से, जैसे मैं भी रह गया था। सच बता रहा हूँ। और कोर्स ऐसा होता है, कभी आप ठीक होते हो, कभी आप बहुत थकान में चले जाते हो, कभी ठीक होते हो, फिर ऐसे, मतलब एक जैसा रहता ही नहीं कुछ। 2 दिन ठीक होते हैं, 4 दिन खराब, 2 दिन ठीक, 4 दिन खराब। तो ऐसे लाइफ कैसे चलेगी, और कैसे चलती थी मेरी। बहुत गंदी बीमारी है दोस्तों ये, क्योंकि आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि इस बंदे को ऐसी कोई बीमारी है। ये तो ठीक ठाक लगता है, इसको ऐसा क्या है, क्योंकि शक्ल से पता नहीं चलता कि इस बंदे को कोई बीमारी होगी, लेकिन जो झेल रहा होता है सिर्फ उसको पता होता है। सच बात ये है। और सिम्टम क्या होते हैं, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। जब सुबह सो के उठते हो तो आप बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते, और नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और मेमोरी लॉस होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कुछ चीज़ याद ही नहीं रहती। मुझे तो डेट ही याद नहीं होती कभी। और पुअर कंसंट्रेशन होती है, किसी भी काम पे आप ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मसल पेन होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, और ऑर्थोस्टैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी जब आप खड़े होते हो तो आपका बीपी डाउन हो जाता है, या आपकी पल्स फास्ट हो जाती है। जैसे मेरे साथ भी है ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, कि मैं जब ज़्यादा देर चलता हूँ या ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मेरी पल्स बहुत तेज़ हो जाती है, तो मुझे उसकी मेडिसिन कई बार खानी पड़ती है। और माइग्रेन होते हैं इसके अंदर, हेडेक्स होते हैं, और जॉइंट्स पेन हो सकते हैं,
पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, और फूड एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ सोर थ्रोट, गला हमेशा ख़राब रहता है, और कई बार यहाँ थोड़े मोड़े लिम्फ नोड या स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती हैं जिसको टेंडर लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कुछ दिन ठीक कुछ दिन खराब, तो आप सब चीज़ों में लोगों से पीछे हो जाते हो, आप सोशली कट ऑफ हो जाते हो क्योंकि आप में स्टेमिना ही नहीं है उन लोगों के साथ सोशली जाने का। मैं भी यही हो पाता था कि पार्टियों में जाना मैंने बंद कर दिया था। किट्टी पार्टियाँ थी हमारी, कपल किट्टी पार्टी में, वहाँ पे भी नहीं जाता था। और मैंने देखा था कि यार मेरे बस का नहीं है इतनी दूर दूर जाना, ये करना वो करना, तो मैं कट ऑफ हो गया, मैं आइसोलेशन में चला गया। हाँ, अपनी कहानी तो फिर बताता जा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं पेशेंट भी हूँ तो मेरे से ज़्यादा आपको कोई अच्छा समझा नहीं पाएगा। डायग्नोसिस ये है कि इसका कोई टेस्ट है ही नहीं, हम सिर्फ बाकी बीमारियों को रूल आउट करते हैं कि बाकी बीमारियों के टेस्ट करा लो, जब वो सब नॉर्मल आ जाए तब बोलेंगे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। तो बाकी बीमारियां जो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेशन होता है जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का है, वो है फाइब्रोमाइल्जिया नंबर 1, मसल पेन वगैरह होते हैं, एक अलग टाइप की बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया। दूसरा होता है थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, उसके फीचर्स भी सेम होते हैं। एसएलई, मेजर डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में भी ऐसा होता है। ओबेसिटी और स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी होती है, वो भी ऐसा प्रेजेंट करती है जहाँ पे आपको रात को खराटे ज़्यादा आते हैं, आपका वजन बढ़ता रहता है और आपको थकान रहनी शुरू होती है और दिन में आप सुस्त हो जाते हो, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ऐसा प्रॉब्लम कर सकती हैं, जैसे एंटी एलर्जिक दवाई, खासतौर से सेट्रिजिन नाम की दवाई मैंने आपको पहले ही बताई थी, बहुत थकान कर देती है। और एल्कोहल और स्मोकिंग, सुट्टा, एडिक्शंस, दारू, ये तो सबसे पहले हैं बवाल। और ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब करना क्या है भाई, बता तो दिया ये सब मैंने चीज़ें कि पहले तो सब बीमारियों को रूल आउट करो, सारे टेस्ट कराओ कंप्लीट बॉडी के, ये वो फलाना ढिमका, जब सब नॉर्मल आ जाए तब बोलेंगे ये कि आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखो, परमानेंट ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मैं 4 चीज़ों पर डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं पेशेंट हूँ और डॉक्टर भी हूँ इस बीमारी का। आपको ब्रेन पे काम करना है, आपको बॉडी पे काम करना है, आपको डाइट पे काम करना है, और आपको अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते हो, तो उस पे काम करना है। तो पहले मैं बात करूंगा कि आपको अपने माइंड पे कैसे काम करना है। अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है, कुछ ऐसा करो जो आपको पॉजिटिव रखे। और अगर आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट लेनी पड़े डिप्रेशन के लिए, क्योंकि आप ना डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि जब बॉडी आपका साथ ना दे आप काम नहीं कर पाते रोज़मर्रा के ठीक से जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप पीछे होना शुरू हो जाता है सब लोगों से, हर चीज़ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो कोई अगर एंटी डिप्रेसेंट, कोई दिमाग को खुश करने की कोई दवाई लेनी पड़े तो लें। नींद अच्छी लें, प्रॉपर स्लीप, अगर उसके लिए भी कोई मेडिसिन डॉक्टर देता तो लेनी पड़े तो लें, ठीक है, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगला दिन आपका खराब जाएगा। और तीसरा, अगर बॉडी एक पेन वेन होते हैं तो उसके लिए कभी कभार कोई पेन किलर लेना पड़ सकता है। ये तो मैं बता रहा हूँ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। और अब क्या नहीं करना है, अब ड्रिंक्स, अल्कोहल, एडिक्शन, स्मोकिंग, चाय कॉफ़ी, इनसे थोड़ा दूर है। एक आध चाय पी लिया तो बहुत है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और डाइट में क्या करना है, डाइट में आपको, मैं जो अवॉइड किया, जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने क्या करा, मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी, जबकि मुझे शुगर नहीं थी। मैंने नोट कर लिया था क्या क्या मुझे प्रॉब्लम करती है। मैंने अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दिया, मैं हालांकि कभी कभार पीता था, मैंने वो भी बंद कर दिया। स्मोकिंग में कभी करता नहीं था। चाय कॉफ़ी मैंने कम कर दी। और मैंने वीट बंद करा, मैंने कुछ दिनों के लिए वीट कम कर दिया। गेहूँ को मैंने कम करा, शुगर तो बिल्कुल ही बंद कर दी। मैं पिछले 10 सालों से शुगर नहीं लेता हूँ। और गेहूं मैंने जब बंद करी तो उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि उसमें क्या होता था, मैं क्या करता था, गेहूं में मैं थोड़ा सा बेसन मिक्स करा देता था, 1 चम्मच एक रोटी के आटे में। तो उससे क्या होता है, एक तो फिलिंग हो जाता है, आप 2 रोटी खाओगे तो भी पेट भर जाएगा। और वीट ज़्यादा बॉडी में जाता नहीं है। तो मुझे वीट एलर्जी भी थी, एलर्जी तो नहीं, वीट से थोड़ा सा मैं सेंसिटिव था, गैस बनने लगती थी मुझे रोटी ज़्यादा खाने के बाद। तो जब मैंने बेसन मिक्स किया तो मेरी डाइट भी कम हो गई, क्योंकि फिलिंग होता है प्रोटीन, और साथ में सलाद खाने लग गया तो पेट भी साफ रहता था। तो यही करना है कि आप थोड़ा प्रोटीन बढ़ा दें और शुगर बिल्कुल बंद कर दें, और कोई एडिक्शंस मत करें, उनसे दूर रहें। ये तो हो गया बात डाइट की, मैंने आपको बता दिया। और पानी वानी ज़्यादा पिएं। अब ये है कि मेन है एक्टिविटीज़ का पंगा, कि जैसे कुछ लोग जो हैं बहुत काम कर लेते हैं, है ना, और कुछ लोग बहुत काम कर लेते हैं और आपके बस का ज़्यादा काम है नहीं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है। हम लोगों को बोलते हैं एक्सरसाइज किया करो, बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है, यानी मेरे साथ भी प्रॉब्लम है
कि हमारे यहाँ हम लोग अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम तो गए काम से, क्योंकि प्रॉब्लम ही एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की है, सारी प्रॉब्लम ही एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है, एक्टिविटी से जुड़ी है। तो हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना, पहली चीज़ तो ये। अगर आप जिम में भी जाते हो तो आपको स्लो एंड ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, कोई ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग ये वो सब नहीं करना, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आप गए, आपका महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने बर्बाद। तो आपको बहुत धीरे धीरे करनी है और माइल्ड एक्सरसाइज करनी है और करते रहना है। तो बॉडी को ना तो हमने ज़्यादा एक्सरसाइज करानी है, ना हमने उसको जाम होने देना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बॉडी जाम हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग जरूर करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, हल्की फुल्की करें। और अगर आपको अटैक पड़ ही गया है इस बीमारी का कि आपको बहुत थकान हो गई है, तो रेस्ट करें, 4-5 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएं। और एक चीज़ ध्यान रखो, जिस दिन आप ठीक होते हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। आप सोचते हो मैं कपड़े भी धो लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, फलाना भी कर लूँ, बस अगले दिन फिर आप बिस्तर पे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपना लेवल एक जैसा रखना है, बहुत जोश में नहीं आना है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि कैसे अपने आपके बॉडी को पेसिंग करना है, एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो मुझे बताना कि, और मैंने पिछला वीडियो जरूर देखना मेरा वाला कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, और उसमें मैंने बताया कि मुझे भी CFS नाम की बीमारी है, मैं कैसे निकला, मैंने जब, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोई ऐसा पैशन जरूर रखें साथ में, और कोई भी एडिक्शन से दूर रहें। ये सब आलतू फालतू चीज़ें जो आप नशे के करते हो, दारू, सिगरेट, शराब और तंबाकू, इन सब चीज़ों से दूर रहें अगर आपको ठीक रहना है। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है कि जब बढ़ती जाती है तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप डिप्रेशन में भी आ जाते हो, क्योंकि आप काम नहीं कर पाते, और आगे चल के फिर ऑर्गन फेलियर, कोई किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किडनी खराब हो गई, किसी को कैंसर हो गया, ये सब होता है। और मैं कैसे निकला हूँ, मैं अगर आपको अपनी एक पुरानी फ़ोटो दिखाऊंगा आज से 10 साल 15 साल पुरानी, तो आप हैरान हो जाओगे कि वो मैं था और आज मैं कैसा हूँ। मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल रिवर्स किया है, रिवर्स गियर में डाला है। आज मेरी एज 52 है और मैं आपको 42 की एज की फ़ोटो दिखाऊंगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये डॉक्टर कालरा है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब ठान लिया तो ठान लिया, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये है आई एम इम्पॉसिबल मीन्स मतलब पता क्या होता है, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। यस, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है दोस्तों, शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को बीमारी है, लोगों को पता नहीं है इस बीमारी का, बस रोते रहते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं पाते। तो ये था कि डाइट पे कैसे ध्यान दें, बॉडी पे कैसे ध्यान दें, दिमाग पे कैसे ध्यान दें, और नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत बैलेंस लाइफस्टाइल बना के रखना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है दोस्तों। मैं सेल्फिश बन गया हूँ, मैं हर फंक्शन में नहीं जा पाता हूँ जहाँ पे लोग जा सकते हैं। मैंने अपने टाइम अपनी बॉडी को देता हूँ। मैंने 3 दिन क्लिनिक बंद कर रखा है शाम को, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इतने सारे काम मुझे जब करने होते हैं। और दूसरा एक बात आज मैं छोटी सी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर जब मैं देखता था उनको, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे पैसा कमाने के लिए, अभी भी जाते हैं, पूरा दिल्ली घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, इधर विजिट लगा वहाँ लगा। मेरी बॉडी साथ नहीं देती थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे अपने स्टाइल से चलना है। तो मैंने अपना खुद का क्लिनिक ही खोला। मैं किसी हॉस्पिटल में जाता बहुत कम था, अभी भी बहुत कम जाता हूँ, तो क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी बॉडी अलग है, डिफरेंट है दूसरे लोगों से, ठीक है। और थोड़ा बॉडी सेंसिटिव भी थी, कोई बात हो जाती तो मुझे लग जाती थी, मैं सोचता रहता था। तो ये सब चीज़ों से आपको कैसे करना है, अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि दूसरों को देख के कि दूसरा इतना काम कर रहा तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। आप घर बैठ के अगर कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जरूर करें। और यूट्यूब तो है ही यार इतना अच्छा, घर बैठ के मुझे तो मज़ा आ रहा है। मेरी तो सारी फटीक थकान दूर हो जाती है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कभी कभी कुछ गालियाँ भी सुनता हूँ। गालियाँ खा के ना मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। बाय, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।